हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस लीडरशिप स्किल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, उसमें प्रोजेक्टिंग, इमेज ऑफ इंटीग्रिटी एंड मैच्योरिटी का क्या स्कोप है वो हम इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। एंड टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स, जिसमें हम आज दो लीडरशिप स्टाइल को कवर करने वाले हैं और उसके बीच का डिफरेंस भी देखेंगे, जो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रोफेशनलिज्म, प्रोजेक्टिंग एंड इमेज ऑफ इंटीग्रिटी एंड मैच्योरिटी। तो प्रोफेशनलिज्म से हम क्या समझ रहे हैं? रेफर टू द एटीट्यूड, बिहेवियर एंड क्वालिटीज़ दैट कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल इन अ वर्क सेटिंग। ठीक है, आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड, अपनी जो क्वालिटीज़ है, अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अपनी, वो किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो दूसरों के साथ, वो आपका प्रोफेशनलिज्म दिखा रहा है। बोलते हैं ना लोगों आपको कि आपका बिहेवियर वर्क सेटिंग में, आपका बिहेवियर एकदम प्रोफेशनल नहीं है, इस तरह से आपने बातें सुनी हुई होगी। ठीक है, तो वही दिखाता है कि आप अपने वर्क के लिए कितने प्रोफेशनल हैं। वो आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपके जो क्वालिटीज़ है वो आपको प्रेजेंट करेगी वहाँ पे। इट इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी, डेमोस्ट्रेटिंग रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, कमिटमेंट ऑफ एक्सेलेंस, एथिकल बिहेवियर एंड हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इन द वंस वर्क। ठीक है, आप अपने काम के लिए कितने कंसिस्टेंट है, कितने आप डेडिकेटेड है। ठीक है, आप अपने काम के लिए कितने कमिटमेंट रखते हो, एथिकल आपका बिहेवियर किस नेचर का है, आप दूसरों के साथ का आपका व्यवहार कैसा है, वो सभी प्रोफेशनलिज्म में कवर होता है। Projecting an image of integrity and maturity is essential to creating a positive professional presence, fostering trust and building long-term relationship with colleagues, client and leadership. आप चाहते हो कि लंबे समय तक लोग आपको याद रखें, ठीक है, आपका रिस्पेक्ट करें, ठीक है, आपकी बात सुने। तो आपको ये दोनों चीज़ों पे बहुत फोकस करना है। इंटीग्रिटी पे मतलब एक सबको साथ लेके चलना है और आपको मैच्योरिटी से काम वहाँ पे करना है। तो इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनलिज्म, जहाँ पे इंटीग्रिटी रेफर टू द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, एथिकल एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स इज द फंडामेंटल ऑफ टू प्रोफेशनल बिहेवियर एंड इज often the cornerstone of the trust and reputation in workplace. Demonstrating integrity involved, तो देखिए इंटीग्रिटी से हम यही समझ रहे हैं कि आपकी जो मेन क्वालिटीज़ है कि आप कितने ऑनेस्ट है, आप कितना एथिकली काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो मोरल प्रिंसिपल्स है वो किस नेचर के है, और वही आपको लोगों का आप पे ट्रस्ट एंड रेपुटेशन आपकी वर्क प्लेस में प्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट है ऑनेस्टी। Being truthful is in your communications and actions, even when faced with challenges or difficult situation. A person with integrity avoid the deception and maintain the transparency. ठीक है, आप अपने काम के लिए कितने ऑनेस्ट है, आप कितना ट्रांसपेरेंट है वो दिखाता है। ठीक है, जहाँ पे एग्जांपल देखें कि प्रोफेशनल एडमिट्स अ मिस्टेक रादर देन कवरिंग देम अप, प्रोवाइडिंग अ चांस टू करेक्ट द सिचुएशन। ठीक है, आपसे अगर हम बोल रहे हैं ना कि हम इंसान हैं, हमसे कोई ना कोई मिस्टेक तो होगी, आप उस गलती को छुपाने के बदले आप प्रेजेंट करो कि हाँ मुझसे ये मिस्टेक हो गई है और दोबारा आप ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे, तो आपकी वो ऑनेस्टी वहाँ पे दिखाई जाएगी। फिर अकाउंटेबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन, बोथ द सक्सेस एंड द फेलियर। दिस इंक्लूड द फुलफिलिंग कमिटमेंट, मीटिंग डेडलाइंस एंड ओइंग अप टू द डिसीजन एंड एक्शंस। ठीक है, आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अगर वो सक्सेस हुई या फिर फेलियर हुई, ठीक है, आपने कोई डिसीजन लिया हो, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया या फिर नेगेटिव आया, दोनों के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको देखना होगा। एग्जाम्पल में, इफ़ अ प्रोजेक्ट यू आर लीडिंग फेल बिहाइंड शेड्यूल, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सीक सॉल्यूशन रादर देन ब्लेमिंग अदर और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, आप ऐसा रोना धोना शुरू नहीं करोगे कि सिचुएशन मेरे अंडर नहीं थी या फिर मेरी टीम ने अच्छे से काम नहीं करा इसलिए मैंने नहीं करा। ठीक है, आपसे अगर वो डेडलाइन पे, वो शेड्यूल पे काम ख़त्म नहीं हुआ है तो आप अकाउंटेबल होंगे, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज़ के लिए। फिर एडहेरेंस टू द एथिकल स्टैंडर्ड on upholding company's policies, industry standard and personal ethics in every action. This is also include the respect of confidential information and action fairly. ठीक है, आपके जो कंपनी के कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, कुछ उसूल होंगे, कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, आपको वो सब मतलब लोगों के प्रेजेंट नहीं करनी है, जैसे कि नॉट यूजिंग ऑफिस रिसोर्सेज फॉर पर्सनल गेन और शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विथ अनऑथराइज पार्टी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप अपने ऑफिस के कोई पर्सनल
काम के लिए वो इस्तेमाल ना करे चीज़ों को, और जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है और किसी और के साथ शेयर नहीं करनी है आपको। फिर कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी रिक्वायर कंसिस्टेंसी इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। पीपल विथ इंटीग्रिटी बिहेव ट्रस्टवर्दी एंड एथिकल मैनर एट ऑल। ठीक है, लोग जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट होंगे अपने बात पे, उतना पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में वो बैलेंस करके रहेंगे। एग्जाम्पल, यू बिहेव सेम वे इन फ्रंट ऑफ योर टीम एज यू डू व्हेन सीनियर लीडरशिप इज़ प्रेजेंट। ठीक है, आप अपने टीम के साथ होंगे, ठीक है, आप टीम लीडर है और आपके टीम के साथ आप जैसे हो वैसे ही आप अपने सीनियर के सामने भी प्रेजेंट रहोगे। ऐसा नहीं कि आप अपने सीनियर के सामने बहुत अच्छे बन रहे हो टीम के लिए, लेकिन टीम को आप बहुत ऐसे मतलब जीना हराम कर रखा है टीम का, तो दोनों में फ़र्क होगा। आपको दोनों जगह ऐसा ही बिहेवियर रखना है, ठीक है, गिरगिट की तरह, आपको रंग नहीं बदलना है उधर। फिर रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ट्रीटिंग अदर कलीग्स, क्लाइंट एंड ऑल स्टेक होल्डर विद द डिग्निटी, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट। आपको लोगों के लिए, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, तो आपको भी औरों की रिस्पेक्ट करनी है। जैसे कि आपको दूसरे के आइडिया, ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करनी है, उनको कोई जजमेंट नहीं देनी है कि यार तू तो बहुत मेरे लेवल से कम का है, तुम क्या आइडिया दोगे, इस तरह से किसी को मतलब उसका अपमान नहीं करना। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट बनाए रखना है। फिर मैच्योरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। मैच्योरिटी से हम क्या समझ रहे हैं? इसे प्रोफेशनल कंटेक्स्ट रेफर टू द एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन, चैलेंजेस एंड रिलेशनशिप विद द काम, कंपोज एंड रैशनल अप्रोच। ठीक है, आप सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, आपने शांत रह कर चीज़ों को अच्छे से पहले ऑब्जर्व करा और उसके अकॉर्डिंग आपने उसको रिप्लाई करा। इट इंडिकेट द इमोशनल इंटेलिजेंस, लाइफ एक्सपीरियंस एंड विजडम। प्रोफेशनल मैच्योरिटी इज कैरेक्टराइज बाय फर्स्ट इमोशनल रेगुलेशन। आप अपने इमोशन पे किस तरह से कंट्रोल रख रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल रखना है, स्पेशली हाई प्रेशर स्ट्रेसफुल सिचुएशन। प्रेशर तो होगा, आप वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको टारगेट अचीव करने का प्रेशर है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपने किस तरह से इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं करना है। आपको तुरंत ही किसी चीज़ अगर आपके फेवर में नहीं है, तो आपको तुरंत ही उसका तुरंत ही ऐसा नहीं दिखाना है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, एग्जाम्पल, हीटेड मीटिंग रादर देन द रिएक्टिंग नेगेटिवली टू क्रिटिसिज्म, यू कामली लिसन, एक्नॉलेज द फीडबैक एंड ऑफर कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपकी कोई मीटिंग हुई जिसमें आपने जो पॉइंट्स रखे उस पर लोगों ने सहमति नहीं दी, या फिर ऐसे सब चीज़ें हुई जो आपको नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अच्छे से शांत रहकर सुनना है, एक्नॉलेज करना है फीडबैक को। ठीक है, उस सभी नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिवली कन्वर्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। फिर साउंड डिसीजन मेकिंग। मैच्योरिटी इन्वॉल्व द मेकिंग वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन रादर देन कंसिडर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड इम्प्लीकेशन फॉर द अदर। इट इज़ अबाउट बैलेंसिंग इमीडिएट नीड विद द फ्यूचर गोल। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखना है, इस तरह से डिसीजन लेना है जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में भी वो चीज़ें सॉर्ट हो जाए और लॉन्ग टर्म में भी ज़्यादा उस पर कोई इफेक्ट ना आए। जैसे कि डिसाइडिंग नॉट टू परस्यू अ शॉर्ट टर्म एडवांटेज इफ़ इट मे हार्म द कंपनीज रेपुटेशन और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया जो शॉर्ट टर्म के लिए एडवांटेज तो हो सकता था, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में कंपनी की जो गुडविल है उसको हार्म कर सकता है, ऐसा हो सकता था। तो आपने वो शॉर्ट टर्म का एडवांटेज नहीं लिया, वो आपका एक डिसीजन था जो एक साउंड डिसीजन था। फिर ग्रेसियसनेस एंड डिप्लोमेसी। मैच्योरिटी मीन्स द नोइंग हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट और सेंसिटिव कन्वर्सेशन विद फैक्ट, डिप्लोमेसी एंड ग्रेस। ठीक है, आप चीज़ों को कितना ग्रेसफुली और कितना अच्छे से सेंसिटिविटी आपने वो समझदारी से वो काम लिया, वो भी वहाँ पे दिखेगी। Example, when giving critical feedback to the colleague, you do so privately, focusing on the behavior rather than the one person and offering solution for improvement. वही है, ठीक है, आप टीम के लीडर हैं, ठीक है, आप एज अ टीचर भी, अगर कोई टीचर आपको पर्सनली आपको कोई समझा रहा है, ठीक है, कि आपको आपका स्कोर आपको इस तरह से बढ़ा सकते हो, आपको और भी ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, आप इस तरह से ध्यान, आपको अगर क्लास में 4 लोगों के सामने, 4 स्टूडेंट्स के सामने आपको डांटेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही कंपनी में भी आपका जो टीम लीडर होगा वो आपके अगर कहीं पे भी खामियां हैं वो आपको प्राइवेटली समझाए, ठीक है, कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। सबके सामने आप बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। फिर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिफरेंसेस। आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे डाइवर्स लोग अलग अलग कल्चर से, अलग अलग जनरेशन से बिलोंग करते होंगे, पर्सनल डिफरेंसेस वहाँ पे होंगे, तो वहाँ पे आप उसके बैकग्राउंड को, उसके एक्सपीरियंस को अपने अकॉर्डिंग आपको
आपके अपने अकॉर्डिंग आपको शेप दे देना है, ठीक है, कि वो सब एक ही है इस तरह से। एग्जाम्पल, यू मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड योर co-workers cultural differences and communicate in way that they are inclusive and respectful। आपको उनको सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि मेरा कल्चर अलग है और उसका कल्चर अलग है, हमें तो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ही मैं काम करूँ। सबको साथ लेके चलना है तो सबके कल्चर को एक साथ मिलकर ही काम करना होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। फिर अडेप्टेबिलिटी, बीइंग एबल टू अडॉप्ट अ न्यू सिचुएशन, चेंजेस एंड चैलेंजेस विदाउट बिकमिंग डिफेंसिव और रेसिस्टेंट। मेजोरिटी इन्वॉल्व एम्ब्रेसिंग ग्रोथ एंड बीइंग ओपन टू चेंज, ठीक है। नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना सबसे मेन है। आप ऐसे अगर ओल्ड सोच लेके चलोगे तो काम नहीं चलेगा। व्हेन अ न्यू सॉफ्टवेयर टूल इज इंट्रोड्यूस एट वर्क, रादर देन रेसिस्टिंग, यू अप्रोच द लर्निंग प्रोसेस विद द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हेल्प अदर नेविगेट द ट्रांजिशन, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले कोरोना की सिचुएशन आई थी, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ाऊँगा। सबको ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ा और ऑनलाइन की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी हुआ कि जो लॉन्ग डिस्टेंस पे पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको भी इतने अच्छे अच्छे टीचर का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो वो आपने नई चीज़ों को सीखा, तभी अडॉप्ट करा उस चीज़ों को, तो आपने उस चीज़ से कुछ ना कुछ तो सीखा। फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मेच्योरिटी इंक्लूड द एबिलिटी टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिवली बाय फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड वर्किंग टुवर्ड्स द म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशन, ठीक है। आप एक जगह पे काम कर रहे हो, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग हैं, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, लोगों की सोच अलग अलग होगी, तो लोग अपने अपने अकॉर्डिंग सजेशंस देंगे, तो झगड़ा तो होगा ही, ठीक है। तो उस झगड़े से, उस कंक्लूजन से आपको कुछ पॉजिटिव लेना है और म्यूचुअली आपको एक ऐसा डिसीजन लेना है को सबके हित में हो। एग्जाम्पल, इफ देर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टीम मेंबर, यू हेल्प द मीडिएट एंड एनकरेज द सॉल्यूशन दैट एक्नॉलेजेस द ऑल व्यू पॉइंट, ठीक है। ऐसा एज अ टीम लीडर आपको सबकी बातें सुननी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन दोनों की बात सुनी और एक को बात नहीं सुनी, ठीक है। सबकी बात सुननी है और उसमें से अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स को आपको लेके साथ में चलना है। बेनिफिट क्या है प्रोजेक्टिंग इंटीग्रिटी एंड मैच्योरिटी का? तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इसकी वजह से क्या होगा, आपका रिलेशनशिप आपके कलीग के साथ, क्लाइंट के साथ, लीडर के साथ अच्छा रहेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी। एनहांसिंग रेपुटेशन, इससे आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी, जिससे पता चलेगा आप कितने ट्रस्टवर्दी हो, रिलायबल हो, कितने एथिकल है आप, कितने काम अंडर प्रेशर है, ठीक है, कैप्टन कुल की तरह है आप, इस तरह से। फिर फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल who project integrity and maturity contribute to the culture of the respect, अकाउंटेबिलिटी एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। आप अपने वर्क एनवायरनमेंट को एकदम पॉजिटिव वे में रख रहे हो, मैच्योरिटी से वहाँ पे बिहेव कर रहे हो, ठीक है, सबके कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो सबसे मेन है। फिर इफेक्टिव लीडरशिप ने आपने अपना ये जहाँ पे आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, कॉन्फिडेंस दे रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो अपनी टीम को, एंड क्रिएट द वर्क एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन द ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। In summary, projecting professionalism through integrity and maturity is crucial for the building trust, credibility and positive relationship in the workplace. These qualities contribute not only the personal success but also to the overall success of the team and organization. तो आप क्वेश्चन के एंड में अगर ये अच्छे से समरी लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नया टॉपिक हमारा है स्टाइल ऑफ द लीडरशिप, जहाँ पे फर्स्ट स्टाइल है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तो यहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज अ मैनेजमेंट स्टाइल इन विच वन लीडर मेक द डिसीजन यूनिलेटरली विदाउट कंसल्टिंग अदर और सीकिंग इनपुट फ्रॉम द टीम मेंबर। यहाँ पे जो टीम मेंबर में जो टीम लीडर होगा, वन मेंबर, वही सब डिसीजन लेगा। ऑटोक्रेटिक नाम से पता चल रहा है। द लीडर हैज़ अ फुल कंट्रोल ओवर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड एक्सपेक्ट सबऑर्डिनेट टू कंप्लाई विद द डायरेक्टिव गिवन। तो उसने कमांड दी है, उसके अकॉर्डिंग सब लोग बिहेव करें, उसके सबऑर्डिनेट उस तरह से बिहेव करें, वो उसका मेन वहाँ पे पर्पस होगा। दिस स्टाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट है सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, लीडर ही सब डिसीजन ले रहा है तो वही सब चीज़ों को देखेगा, ठीक है। एक्सपेक्ट टीम टू फॉलो देम, ठीक है, वो देखेगा कि मैंने जो डिसीजन लिया उसके अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं, वो उसको फॉलो अप लेगा। क्लियर एक्सपेक्टेशंस होगी, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन वो एम्प्लॉयज़ के देगा एंड रिड्यूस दी एम्बिग्विटी, ठीक है। वहाँ पे इससे क्या होगा, क्लियर एक बंदे से ही इंस्ट्रक्शन आ रहा है और बाकी के जो 1000 लोग हैं, 500 लोग, 200 लोग जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उस टीम लीडर के अंडर, वो ही सबको क्लियर होगा क्योंकि एक ही बंदे से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। फिर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा कि अगर सबऑर्डिनेट को पता होगा कि मुझे उसको रिपोर्ट देनी है तो वहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा।
फिर मिनिमल इनपुट फ्रॉम द टीम मेंबर, यहाँ पे ये है कि जो टेक्निकली जो टीम मेंबर्स है उनको कुछ एंकरेजमेंट नहीं मिलती, क्योंकि वो फीडबैक और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द टीम मेंबर्स आर नॉट टिपिकली एंकरेज और साउट। ठीक है, जो टीम लीडर है वो ऐसा नहीं कहेगा कि मैंने जो डिसीजन लिया है आप बताइए आपको कैसा लगा, ऐसा नहीं बोलेगा वो। ठीक है, तो मिनिमम वहाँ पे फीडबैक रहेगा। फिर पावर डायनेमिक्स, द लीडर मेंटेन द कंप्लीट ऑथोरिटी देन एक्सपर्ट सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द टीम्स एक्टिविटी, यहाँ पे फुल कंट्रोल टीम लीडर के पास रहेगा। फोकस ऑन एफिशिएंसी, द प्राइमरी गोल इज टू अचीव द टास्क क्विकली एंड इफेक्टिवली ऑफन विद स्ट्रिक्ट अथरेंस थ्रू द प्रोसेस। ठीक है, गोल अचीव करने का यहाँ पे मेन टारगेट रहना है। एडवांटेज क्या है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का, तो क्विक डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे डिसीजन जल्दी लेना होगा वहाँ पे सिंगल लीडर की वजह से जल्दी डिसीजन वहाँ पे जल्दी हो जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, डिले नहीं होगा। फिर क्लियर डायरेक्शन होगी, सबको पता है, एम्प्लॉयज़ को पता है कि कहाँ से ऑर्डर आया है और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, जिससे क्या होगा, रिड्यूसिंग द कन्फ्यूजन एंड एनहांसिंग फोकस। फिर हाई कंट्रोल एंड एफिशिएंसी, दिस लीडरशिप स्टाइल वर्क वेल व्हेन द टास्क रिक्वायर प्रिसाइज एंड फास्ट एग्जीक्यूशन सच एज इन मैन्युफैक्चरिंग और इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, जहाँ पे कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे ये सिचुएशन सबसे बेस्ट है, जहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में हाई कंट्रोल रहेगा। फिर कंसिस्टेंसी, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कैन लीड टू कंसिस्टेंट रिजल्ट बिकॉज लीडर्स डिसीजन आर फॉलो विदाउट द डेविएशन। ठीक है, सब लोग उसका डिसीजन को मानते हैं और कोई आनाकानी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, रिजल्ट 100% अच्छा आएगा। फिर इफेक्टिव इन क्राइसिस, जहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन होगी वहाँ पे रैपिड डिसीजन लेना होगा तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप सही रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है, लो एम्प्लॉय मॉरल। ठीक है, लोगों को, जहाँ पे काम करने वाले लोगों को क्या लगेगा कि हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं, हमें तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने, तो उनका मॉरल हमेशा डाउन रहेगा। फिर ऐसा फील करेंगे कि हम अनवैल्यूड है। ठीक है, फिर स्टिफल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, उनकी क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन खत्म होती जाएगी, वो अपने एंड से कुछ नहीं सोचेंगे, सिर्फ उनको मिल रहा है, कमांड मिल रही है वो फॉलो करे, कमांड मिल रही है वो फॉलो कर रहे, ऐसा ही होगा। डिपेंडेंस ऑन द लीडर, ठीक है, डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ेगी, वो अपने एंड से कुछ इनिशिएटिव नहीं लेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, वो सिर्फ इंतज़ार करेंगे कि लीडर कोई एक्शन लेगा। फिर रिस्क ऑफ ऑथोरिटेरियन, द स्टाइल इन्वॉल्व द माइक्रो मैनेजमेंट वेयर द लीडर्स ऑथोरिटी इज ऑप्रेसिव हार्मिंग द ओवरऑल वर्क कल्चर। अगर जो लीडर है वो सही नहीं आया तो वो पूरे वर्क कल्चर को ही ख़राब कर देगा। फिर पोटेंशियल फॉर हाई टर्नओवर, ठीक है, लैक ऑफ, जहाँ पे वर्क में लैक ऑफ ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल होगी तो एम्प्लॉयज़ में फील द फ्रस्ट्रेटेड एंड लीव द ऑर्गेनाइजेशन। लेबर टर्नओवर जहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, लोगों को यहाँ लगेगा कि यार हमारी तो कोई बात नहीं सुन रहे, हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे जहाँ पे हमारी बात सुनी जाए, तो ऐसे टर्नओवर रेशियो बढ़ जाएगा एम्प्लॉय का, मतलब एम्प्लॉय काम छोड़ के चले जाएंगे। बेस्ट यूज़ कहाँ रहेगा इसका, जहाँ पे क्राइसिस और इमरजेंसी सिचुएशन होगी, जहाँ पे जल्दी डिसीजन लेना है, वहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल आइडियल है। हाई रिस्क एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे भी, जहाँ पे इमरजेंसी डिसीजन लेने हैं हमें, मिलिट्री होगी, एविएशन हो गए। ठीक है, जहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि लीडरशिप वहाँ पे दिखनी चाहिए क्योंकि सेफ्टी की बात है। फिर रूटीन या रिपीटेटिव टास्क है, वहाँ पे भी क्या इनोवेशन की हम बात करें तो एम्प्लॉय क्या करे, वो जो टास्क उनको दे दिया गया है, जहाँ पे नो क्रिएटिविटी का कोई स्कोप नहीं है, उस स्थान पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बेस्ट है। फिर न्यू और अनट्रेन टीम होगी। ठीक है, न्यू टीम है या फिर अनट्रेन है, उनको एक लीडर की ज़रूरत है जो सिर्फ उनको कमांड देते आए। ठीक है, तो जहाँ पे हम फर्स्ट टाइम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, नया हमारे लिए एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे ये सूटेबल होगी। फिर है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जहाँ पे इसको ऑल्सो नॉन एज द पार्टिसिपेटिव लीडरशिप इज़ द लीडरशिप स्टाइल इन विच लीडर्स एक्टिवली सीक इनपुट एंड फीडबैक एंड आइडियाज़ फ्रॉम द टीम मेंबर। यहाँ पे जो लीडर है वो फीडबैक ले रहा है अपने मेंबर्स से। ठीक है, इन दिस अप्रोच डिसीजन आर मेड कलेक्टिवली विद द लीडर गाइडिंग एंड द प्रोसेस एंड अल्टीमेटली मेकिंग द फाइनल कॉल आफ्टर द कंसिडरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द अदर्स। ठीक है, यहाँ पे सबको साथ लेकर वो चल रहा है, फिर ही वो डिसीजन लेगा। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन, जहाँ पे सबकी आइडिया, ओपिनियन, फीडबैक सबका वहाँ पे मिलजुल कर काम करा जा रहा है। फिर इंक्लूसिव डिसीजन लिया जाएगा, जहाँ पे सबको सजेशन के लिए स्कोप है तो वो बेस्ट डिसीजन कंसिडर करा जाएगा। फिर ओपन कम्युनिकेशन का स्कोप होगा, जहाँ पे टीम में सभी लोगों को कम्युनिकेट करने की, डिबेट करने की, आइडिया डिस्कशन करने की वहाँ पे छूट होगी। फिर एम्पावरमेंट,
टीम मेंबर आर एम्पावर्ड टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग विच कैन इंक्रीज देयर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट। वहाँ पे काम करने वाले लोगों को एम्पावरमेंट दिया जा रहा है, जहाँ पे वो बताया जाएगा कि आप भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हो, तो उनके भी लगेगा कि हमारी भी सेंस ऑफ ड्यूटी बन रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि हम भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। ग्रुप अकाउंटेबिलिटी होगी, कोई भी डिसीज़न लिया जा रहा है तो वहाँ पे सब लोग आंसरेबल होंगे अगर कोई गलत हो जाएगा तो। फिर एंकरेजमेंट ऑफ द क्रिएटिविटी, लोगों को ये लगेगा कि हमें भी नेक्स्ट टाइम हमें भी पूछा जाएगा, तो लोग नए नए आइडियाज़ के साथ इस बार नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट रहेंगे। एडवांटेज क्या है, हायर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन रहेगा, लोगों को लगेगा हम भी इम्पॉर्टेंट है, हमें भी पूछा जाता है, रिस्पेक्टफुल उनको फील होगा कि हमारे भी कुछ इनपुट वहाँ पे काउंट करा जा रहा है, वैल्यूएबल वो फील करेंगे। फिर एनहांस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, उनको लगेगा कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करके अपना आइडिया दे सकते हैं, ठीक है, तो इनोवेशन को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता है। फिर इंक्रीज द मोटिवेशन, लोगों को मोटिवेट फील होगा कि वो भी डिसीजन मेकिंग में कुछ हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी ओपिनियन मैटर करता है। फिर बेटर डिसीजन मेकिंग विथ वेराइटी ऑफ perspective, the team can often make the more informed and well rounded decisions leading to improve the outcome। ठीक है, बेटर डिसीजन में हेल्प होगी, जहाँ पे एक बंदा ही डिसीजन ले रहा है उसके बदले बहुत सारे लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा इनोवेशन करके डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक और भी बेटर कंक्लूजन में हमको मिल सकता है। फिर फॉस्टरिंग टीम वर्क को भी एंकरेजमेंट मिलेगी, जहाँ पे सब लोग अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी को समझकर एक साथ एक टीम बनकर अच्छे से काम करेंगे। फिर एम्प्लॉय डेवलपमेंट में काम होगा, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी कि डेवलप द डिसीजन मेकिंग स्किल विच कैन लीड टू ग्रोथ इन देयर रोल्स एंड फ्यूचर लीडरशिप अपॉर्चुनिटी। उनको भी लगेगा कि फ्यूचर में मैं इस पोजीशन से बढ़कर भी कुछ और कर सकता हूँ, तो वो उनको एंकरेजमेंट मिलेगी। इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे, स्लोअर डिसीजन मेकिंग है, सबका वहाँ पे राह देखी जा रही है कि सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दे, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फिर पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि लोग इंटरनली ही झगड़ा स्टार्ट कर दे, ठीक है, कि वहाँ के जो टीम मेंबर के अलावा के टीम मेंबर के जितने भी लोग हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो अपने अपने अकॉर्डिंग वो आइडियाज़ देंगे, उनका अलग अलग व्यू पॉइंट हो गया, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने का भी चांस है। फिर ओवर रिलायंस ऑन द ग्रुप कंसेस, ठीक है, तो वहाँ पे टीम लीडर हमेशा अपने ग्रुप पे भरोसा करेगा, तो ये भी एक वो प्रॉब्लम हो स्टार्ट हो जाएगी प्लीज़ एवरीवन बट फेल टू एड्रेस द कोर इश्यूज इफेक्टिवली। ठीक है, ऐसा टीम लीडर सबको फेवरेट तो रहेगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे इशू हमेशा बना रहेगा कि लोगों को हमेशा ही साथ लेके चलना है, कि कोई उस 5 लोगों के ग्रुप में से एक बंदा भी रूठ ना जाए। नॉट आइडियल फॉर ऑल सिचुएशन, ये सभी सिचुएशन के लिए आइडियल नहीं है, ठीक है, जहाँ पे हाई प्रेशर की बात होगी या क्राइसिस सिचुएशन की बात होगी, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड की बात होगी, तो ये बहुत ज़्यादा डिसीजन में हेल्प नहीं कर पाएगा। फिर रिस्क ऑफ इनएक्शन in the leader is to focus on the obtaining input and concession. It can sometimes lead to inaction in delay in taking necessary steps। ठीक है, यहाँ पे टीम लीडर सबकी राह देख रहा है, तो एक्शंस लेने में लेट भी हो सकता है। फिर पॉसिबिलिटी अनइक्वल पार्टिसिपेशन हो, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्ट ले, कुछ लोग हैं जो पैसिव पार्टिसिपेशन उनका हो, ठीक है, 5 लोगों में से हमेशा 2 लोग का डिसीजन माना जाता है, ऐसा भी हो सकता है, और 3 लोग ऐसा बोलेंगे कि हम तो कुछ बोले ना बोले क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। बेस्ट यूज़ कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे क्रिएटिव एंड नॉलेज ड्राइव एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे जैसे कि डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग, डिज़ाइन वगैरह की कंपनी होगी, वहाँ पे ये रहेगा। फिर कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस हो, जहाँ पे इसेंशियल डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ज़रूरी है, जहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि सबको साथ में ले के चलता हो। ऑर्गेनाइजेशन विद स्किल एंड एक्सपीरियंस टीम, जहाँ पे स्किल एंड एक्सपीरियंस टीम होगी, वहाँ पे ये स्टाइल सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि हमें हमेशा नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे। फिर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए भी ये ज़रूरी है, इनपुट एंड कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये हेल्प करेगा। फिर एम्प्लॉय डेवलपमेंट फोकस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे एम्प्लॉय का डेवलपमेंट चाहती होगी कंपनी कि वहाँ पे काम करने वाले लोग और अपना और भी ज़्यादा उनका भला हो, उनका बेनिफिट हो, तो उनको पार्टिसिपेशन करने के लिए वो एंकरेज करती होगी। एंड ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग हाई एम्प्लॉय एंगेजमेंट, वो चाहती होगी कि सभी एम्प्लॉय उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करें, तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वहाँ पे अपनाई जा रही है।
डिफरेंस क्या है दोनों के बीच, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप में? तो डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे लीडर डिसीजन ले रहा है अलोन और लोगों को मानना है, और डेमोक्रेटिक में सभी टीम मेंबर को फाइनल डिसीजन से पहले उनका आइडिया सुना जाएगा। फिर कंट्रोल, हाई कंट्रोल होगा यहाँ पे लीडर का, यहाँ पे शेयर कंट्रोल होगा टीम मेंबर का। ये कहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगी? जहाँ पे हाई स्टेक इन सिचुएशन हो, इमरजेंसी है, क्विक डिसीजन लेना है, वहाँ पे ऑटोक्रेटिक हेल्प रहेगी। और बाकी जब एनवायरनमेंट वेयर क्रिएटिविटी की बात होगी, कोलैबोरेशन की बात होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की बात होगी, तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप हेल्प करेगी। फिर कम्युनिकेशन स्टाइल यहाँ पे वन वे है, ठीक है, यहाँ पे लीडर कुछ बोलेगा और यहाँ पे सिर्फ लोगों को सुनना है, फीडबैक का तो कोई स्कोप ही नहीं है, जबकि ये टू वे, दोनों ही बातें कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का ही कम्युनिकेशन वहाँ पे हो रहा है। फिर मोटिवेशन थ्रू रिवॉर्ड्स और द पनिशमेंट्स रिलाइंग ऑन द ऑथोरिटी, यहाँ पे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों ही दिख जाती है, जबकि यहाँ पे मोटिवेशन थ्रू कोलैबोरेशन, रिकॉग्निशन एंड शेयर गोल्स। स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग आर क्विकली सिंस द लीडर्स एक्ट अलोन, यहाँ पे क्विकली डिसीजन लिए जाएंगे और यहाँ पे स्लोअर होंगे एज कम्पेयर टू द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।